Hello students, welcome to another new video. So basically in this video we are going to discuss about the trade credit, factoring and lease financing. These are all the short part of the resources of business finance. First of all, we should know about what is the trade credit actually is. So let's start. Basically trade credit is the credit extended by one trader to another for the purchase of goods and services. जब कोई एक ट्रेडर का मतलब जब कोई एक व्यवसायी किसी दूसरे व्यवसायी को उधार में माल बेचता है, उधार देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। देखिए ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेट द परचेज ऑफ सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट। जो ट्रेड क्रेडिट जो होता है इसमें अगर हम किसी चीज़ का परचेज कर लेते हैं तो हमें तुरंत भुगतान नहीं करना होता, हम कुछ समय पश्चात इसका भुगतान कर सकते हैं, कुछ समय बाद में। मान लीजिए मैं कोई ट्रेड क्रेडिटर हूँ, मैं या फिर ये मान लीजिए मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, तो मैं मेरे पास से कोई दूसरा बिजनेसमैन आकर के कोई माल खरीदता है, तो उसने ये कहा मुझसे कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, एंड आई एम सेइंग कि ओके इट्स ओके, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ समय बाद में भी इसका पेमेंट कर सकते हैं, आप अभी क्रेडिट में माल ले जा सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेड क्रेडिट कहेंगे। So trade credit is commonly used by business organization as a source of short term financing. ट्रेड क्रेडिट जो होता है वो छोटे टाइम के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए ही ज़्यादा उपयोगी होता है। क्यों होता है? क्योंकि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के थ्रू ही शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही हम ट्रेड क्रेडिट दे सकते हैं। ज़्यादा लंबी अवधि के लिए, ज़्यादा लंबे समय के लिए उधार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हो सकता है इसमें चांसेस होते हैं कि आपका पैसा डूब जाए, आपको पैसा ही ना मिले, इसलिए हम इसे शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के रूप में ही यूज़ करते हैं। It is granted to those customers who have reasonable amount of financial standing and goodwill। और ये सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को दिया जाता है जिनके पास जिनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या होती है, अच्छी होती है, कि वो भविष्य में अगर आज उधार लेके जा रहे हैं तो भविष्य में उस चीज़ का पेमेंट कर सके, उन्हीं को ही उधार दिया जाता है। और उनकी मार्केट में इमेज भी अच्छी होनी चाहिए, गुडविल भी अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ उन्हें ही ट्रेड क्रेडिट का पेमेंट किया जाता है। अब आती है सबसे पहले मेरिट्स पे कि इसके क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो ट्रेड क्रेडिट इज अ कन्वीनियंट एंड कंटिन्यूस सोर्स ऑफ फंड। कन्वीनियंट एंड कंटिन्यूस क्यों? क्योंकि आसानी से हमें मार्केट में कोई भी ट्रेड क्रेडिट दे देता है। एक बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेसमैन को आसानी से ट्रेड क्रेडिट दे देता है। सेकंड चीज आती है ट्रेड क्रेडिट नीड्स टू प्रमोट द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होती है, प्रमोट होती है क्या चीज, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स, हमारे जो कंपनी है उसकी सेल्स इंक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि मान लीजिए अगर मैं किसी को ट्रेड क्रेडिट दे रही हूँ, किसी को उधार में माल बेच रही हूँ, तो बाकी लोग भी मेरे से ही उधार माल खरीदें, क्योंकि अगर उनके पास आज पैसा नहीं है पेमेंट करने के लिए तो वो कुछ समय बाद इसका पेमेंट कर सकते हैं। इसलिए क्या हो रहा है, मेरी कंपनी की सेल्स भी इंक्रीज हो रही है। तीसरी बात आती है इट डज नॉट क्रिएट एनी चेंज ऑन द असेट्स ऑफ द फर्म व्हाइल प्रोवाइडिंग फंड। और इससे क्या होता है, फर्म की किसी भी असेट्स में कोई चेंजेस नहीं होता। असेट्स जो है, हमारी संपत्ति जो है जैसी है वैसी की वैसी ही बने रहती है। लिमिटेशन होती है पहली इसकी, अवेलेबिलिटी ऑफ इजी एंड फ्लेक्सिबल ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज में इंक्लूड induce a firm to indulge in over trading which may add to the risk of the firm। इससे क्या होता है, कई बार हमारे फर्म की रिस्क बढ़ जाती है। रिस्क बढ़ने का मतलब ये कि मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति है जिसने मुझसे 5,000 रुपये का उधार लिया है, कुछ समय बाद में उसने मुझे कहा था कि मैं 6 महीने में इस चीज़ का पेमेंट कर दूंगा, लेकिन अब वो पेमेंट करने से मना कर रहा है, तो मेरे क्या 5,000 का लॉस हो गया? बिल्कुल। तो इससे क्या होता है, फर्म में रिस्क पैदा हो जाती है, जोखिम बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ है ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स कैन बी जनरेटेड थ्रू ट्रेड क्रेडिट। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बात कही थी कि ये जो होता है छोटे अवधि के लिए, छोटे समय के लिए होता है, और छोटा अमाउंट ही आप इसमें उधार ले सकते हैं, बहुत बड़े अमाउंट को उधार में आप इसमें नहीं ले सकते। तीसरी चीज़ है इट इज़ जनरली कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड्स कंपेयर टू मोस्ट अदर सोर्सेज ऑफ रेजिंग मनी। दूसरे जो हमारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से आप पैसा लेके आ सकते हैं, उन सोर्सेज के कंपैरिजन में जो ट्रेड क्रेडिट होता है ज़्यादा खर्चीला होता है, इसमें ज़्यादा खर्चा आता है। नेक्स्ट बात अपनी आती है फैक्टरिंग पे। फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विस अंडर विच द फैक्टर रेंडर्स वेरियस सर्विसेज विच इंक्लूड। फैक्टरिंग एक ऐसी सर्विसेज होती है, आपने नाम सुना होगा आड़तिये के बारे में। आड़तिया जो होता है वो फैक्टरिंग में ही इंक्लूडेड होता है, फैक्टरिंग ही उसे कहते हैं। तो आड़तिया क्या करता है, वो भी तो उधार ही देता है। तो पहली चीज़ आती है आड़तिया जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, फैक्टरिंग जो सर्विस प्रोवाइड करवाती है वो है
discounting of bills with or without resources, and collection of the client's debts. Under this, the receivables on account of sale of goods or services are sold to the factor at a certain discount. जो फैक्टर जो होता है इसमें किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को निश्चित डिस्काउंट में छूट दे करके अपने माल दूसरे को प्रोवाइड करवाता है। दूसरी चीज आती है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट वर्दनेस ऑफ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स एक्सेट्रा। Factors hold large amounts of information about the trading histories of the firm। ये जो होता है लार्ज अमाउंट का भी वो इसके अंदर होता है। दूसरी चीज़ ये कि आपसे जो उधार लेके जा रहा है उसकी पूरी हिस्ट्री आढ़तिये को पता होती है, उसे सब पता होता है कि भविष्य में भुगतान कर भी सकता है नहीं कर सकता, या फिर ये पहले भी अगर मुझसे उधार लेके गया है तो उसने उस चीज़ का भुगतान किया है या नहीं किया। देखिए द फैक्टर चार्जेस फी फॉर द सर्विस रेंडर्ड, और जो फैक्टर होता है वो इस चीज़ के लिए सर्विस चार्ज करता है, सर्विस फीस चार्ज करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो जो बिचौलिए की तरह काम करता है, आपको किसी और से लोन दिलवाता है, ऋण दिलवाता है। पहली बात आती है मेरिट में, इसके क्या क्या मेरिट हो सकती है। तो पहली है कि ऑब्टेनिंग फंड्स थ्रू फैक्टरिंग इज चीपर देन फाइनेंसिंग थ्रू अदर मीन्स सच एज बैंक क्रेडिट। जो फैक्टरिंग से अगर आप ऋण लेते हैं, फैक्टरिंग के थ्रू अगर आप किसी से लोन ले रहे हैं तो इसमें आपको बैंक से लोन लेने की तुलना में ये ज़्यादा सस्ता है। बैंक में जो है इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है, या फिर बहुत ज़्यादा आप बड़े अमाउंट का बैंक से लोन नहीं ले सकते, लेकिन फैक्टरिंग में आप कितने भी बड़े अमाउंट का लोन ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है विद कैश फ्लो एक्सेलरेटेड बाय फैक्टरिंग द क्लाइंट इज एबल टू मीट his her liability promptly as and when these arises। जब जब उसको अपनी नीड अराइज होती है, जब जब उसको ज़रूरत होती है पैसे की, वो फैक्टरिंग के थ्रू पैसा ले सकता है। तीसरी चीज़ है इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द फर्म, और ये फर्म की असेट्स पे किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं लगाती है। चार्ज का मतलब ये कि अगर आप अपना पैसा चुकाने में असमर्थ है, आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो आपकी जो पर्सनल असेट्स है, व्यक्तिगत संपत्ति हैं, उनको बेचा नहीं जाएगा। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस के बारे में। पहली लिमिटेशन आती है दिस सोर्स इज एक्सपेंसिव व्हेन द इनवॉइसेज आर न्यूमरस एंड स्मॉलर इन अमाउंट। जब ये क्या होता है, कई बार खर्चीला भी हो जाता है बहुत ज़्यादा। किस कंडीशन में खर्चीला होता है? व्हेन द इनवॉइसेज आर न्यूमरस एंड स्मॉलर इन अमाउंट। अमाउंट तो क्या है, छोटा है, लेकिन उधार लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं। उस केस के अंदर फैक्टरिंग ज़्यादा खर्चीला हो जाता है। दूसरी चीज़ ये द एडवांस फाइनेंस प्रोवाइड बाय द फैक्टर फर्म इज जनरली अवेलेबल एट अ हायर इंटरेस्ट कॉस्ट देन द यूजुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो दूसरे सोर्सेज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई होती है। ऊंचे दर पे ये लोग ब्याज वसूल करते हैं। तीसरी चीज आती है द फैक्टर इज अ थर्ड पार्टी टू द कस्टमर हु मे नॉट फील कंफर्टेबल व्हाइल डीलिंग विद इट। जो फैक्टर जो होता है वो तीसरा पर्सन होता है, थर्ड पार्टी होती है। थर्ड पार्टी ऐसे होती है, मान लीजिए कोई पर्सन है ए और ये दूसरा कोई पर्सन है बी, फिर कोई पर्सन आता है सी, ठीक है, तीन पर्सन है। सी को चाहिए अमाउंट, इसको चाहिए 5,000 रुपये। तो सी क्या करता है, बी से कहता है कि भाई मुझे 5,000 रुपये दिला, और बी क्या करता है, ए से कहता है कि किसी पर्सन को 5,000 रुपये की ज़रूरत है। अब सी क्या है, डायरेक्ट ए के कांटेक्ट में नहीं है। यहाँ सी क्या है, डायरेक्ट ए के कांटेक्ट में नहीं है। सी बी को जानता है और बी ने ए से लोन दिलवाया है। अब इस केस में क्या होता है, ए कह देता है कि भैया ठीक है लोन तो मैं दे दूंगा, लेकिन इस पे आपको 20% का ब्याज देना पड़ेगा। अब बी को भी तो अपना देखना है बीच के अंदर, तो बी क्या कर देगा, इस चीज़ को 30% कर देगा, और फाइनल अमाउंट जो इसके पास जाएगा, तो इसने कहा है कि 5,000 रुपये पे आपको 30% का ब्याज मिलेगा। तो कहाँ तो अपन 20% में काम कर रहे थे, कहाँ ये अमाउंट बढ़ के 30% हो गया। तो इसलिए ये खर्चीला भी ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ ये जो बी है वो थर्ड पार्टी माना जाता है, बिचौलिया माना जाता है। इसलिए आपको जब आप किसी से डील कर रहे होते हैं तो आपको इसमें कंफर्टेबल फील नहीं करना चाहिए थर्ड पार्टी के साथ में। नेक्स्ट बात आती है लीज फाइनेंसिंग। तो लीज फाइनेंसिंग इज अ contractual agreement whereby one party, either the owner of an assets, grants the other party the right to the use of assets in return for a periodic payment। कुछ समय के लिए, कुछ पीरियड के लिए आपको संपत्ति यूज़ करने के लिए दे दी जाती है। जैसे कि हम हमारा मकान किराए पे किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, तो वो क्या करता है, कुछ समय के लिए उस मकान को यूज़ करता है और उसके बदले में हमें पेमेंट करता रहता है। उसे ही हम लीज फाइनेंसिंग कहते हैं, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ रेंटिंग ऑफ एन असेट्स। रेंटिंग मतलब अपनी संपत्ति को किराए पे देना फॉर सम स्पेसिफाइड पीरियड
कुछ समय के लिए। वो किराएदार होता है वो 6 महीने भी रह सकता है, 8 महीने भी रह सकता है, महीने भर भी रह सकता है, 5 साल भी रह सकता है, और जितने भी समय वो रहेगा उसके लिए उसको पेमेंट करना पड़ेगा। द ओनर ऑफ द असेट्स इज कॉल्ड द लीजर, और जो ओनर है उस असेट्स का, उस संपत्ति का जो स्वामी है, ओनर है, उसे तो हम क्या कहेंगे, लेजर, और जो यूज कर रहा है उसे हम कहेंगे लीजी। तो लीजी pays a fixed periodic amount called lease rental to the lessor फॉर द यूज ऑफ असेट्स। और जो लीजी होता है, जो संपत्ति को यूज कर रहा है, वो कंपनी वो संपत्ति के ओनर को, संपत्ति के स्वामी को एक फिक्स्ड अमाउंट का पेमेंट करते रहता है। जितने समय तक वो संपत्ति को यूज करेगा उतने समय तक उसको अमाउंट का पेमेंट करना पड़ेगा। सो एट द एंड ऑफ लीज पीरियड द असेट गोज बैक टू द लेजर, और जैसे ही वो पीरियड समाप्त हो जाता है, मान लीजिए कोई किराएदार है 6 महीने के लिए रुका हुआ, और जैसे ही 6 महीने कंप्लीट हो जाने हैं, वैसे ही वो संपत्ति वापस किसके पास चली जाएगी, संपत्ति वापस ओनर के पास में चली जाएगी। जिसकी खुद की संपत्ति है वो वापस इसे ले जाएगा। While making the leasing decision, the cost of leasing an asset must be compared with the cost of owning the same। अब देखिए अपन बात करते हैं इसकी मेरिट्स के बारे में कि क्या क्या अच्छाई है लीज फाइनेंसिंग में। पहली चीज़ ये इनेबल्स द लीजी टू अक्वायर द असेट विद अ लोअर इन्वेस्टमेंट। आपको कम इन्वेस्टमेंट पे ही संपत्ति मिल जाती है। अगर मान लीजिए मैं किसी अगर मकान को खरीदने जाऊं तो मुझे कम से कम 50 लाख से ऊपर का पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के मुझे कोई एक छोटा ज़मीन का टुकड़ा मिलेगा। लेकिन अगर मैं लीज फाइनेंसिंग पे अब बात करती हूँ लीज फाइनेंसिंग के, तो मुझे सिर्फ 5,000 रुपये महीना या फिर 7,000 रुपये महीना में ही कोई मकान आसानी से किराए पे दे देगा। इसलिए इसने यही बात कही है कि इनेबल द लीजी टू एक्वायर द असेट विद अ लोअर इन्वेस्टमेंट। कम इन्वेस्टमेंट पे ही आपको संपत्ति मिल जाती है। दूसरी चीज़ ये सिंपल डॉक्यूमेंटेशन मेक्स इट ईजियर टू फाइनेंस असेट्स। सिंपल डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही आप अपनी असेट्स को फाइनेंस करवा सकते हैं। तीसरी बात है इट प्रोवाइड फाइनेंस विदाउट रिलोटिंग द ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ बिजनेस। जो आपकी ओनर की जो असेट्स है उस पर उसका स्वामित्व खत्म नहीं हो जाता, उसका स्वामित्व उस पर बना रहता है। जैसे मकान मालिक है, उसने किसी को किराए पे मकान दे दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसका मकान नहीं रहा, अब मकान तो उसी का ही रहेगा, लेकिन जो किराएदार है वो कुछ समय तक के लिए उसको यूज कर सकता है। अब अपन बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की। तो पहली लिमिटेशन आती है लीजी अरेंजमेंट में इम्पोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ असेट्स। असेट्स पे आप बहुत ज़्यादा वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। अरेंजमेंट इन द सेंस कि आप कोई असेट्स को ना तो आप घटा सकते हैं ना ही आप बढ़ा सकते हैं। अगर कुछ टूट फूट हो जाती है तो भी वो ओनर ही कंट्रोल करेगा। दूसरी बात आती है द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेटेड में बी अफेक्टेड इन द केस ऑफ लीजी नॉट रिन्यूड। अगर लीज जो है वो रिन्यू नहीं हुआ है तो आपके बिजनेस पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तीसरी चीज़ आती है द लीजी नेवर बिकम्स द ओनर ऑफ द असेट। जो लीजी है, लीजी मतलब जो आप ये मान लीजिए जो किराएदार है, जो टेनर है, वो कभी भी असेट्स का ओनर नहीं बन सकता। क्या किराएदार कभी संपत्ति का स्वामी बन सकता है? नहीं बन सकता। इट डिप्राइव्स हिम ऑफ द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द असेट्स। और उसको क्या होता है, अगर असेट्स बिक भी जाती तो भी उस संपत्ति का कोई मूल्य नहीं मिलता है। जो लीजी है वो कभी भी संपत्ति का स्वामी नहीं हो सकता। संपत्ति का स्वामी तो वही रहेगा जो वास्तव में उसका स्वामी है, जिसने वो संपत्ति लीज फाइनेंसिंग पे दी है। तो आगे भी अपन इसी तरीके से सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस और भी बहुत सारे हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट वीडियोस के साथ में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Thanks for watching this. Still you guys have any doubts and queries, you can do comment on this video. I will surely try to sort out all your doubts and queries. Till guys, be prepared, be safe.